हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे नहीं आपके इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है हमने। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर हो गए हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं, कौन सी थ्योरीज आई थी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और थोड़े से स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा कि 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले लेक्चर में बात करी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही हमने दूसरे लेक्चर के अंदर थोड़ा सा जानने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने की थोड़ी सी और ज़्यादा कोशिश करी थी, जिसके अंदर हमने होमोलोगस सीरीज वगैरह के बारे में डिस्कशन करा था। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। आज जो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है, देखो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है उसका नोमेनक्लेचर। दुनिया में हर किसी का नाम रखा गया है, किसी का नाम मतलब ऑफिशियली रखा गया है, किसी का नाम हमने बस ऐसे ही जनरली रख दिया है ना, मतलब कि किसी हमें पता नहीं, हमने बस उसका ऐसे ही पेट नेम टाइप का निकाल करके रख दिया। जो अपने नाम खुद नहीं बता सकते उनके नाम भी हमने रख दिए। अब जब नाम रखते हैं तो हमने लोगों का इन द सेंस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो हमें खुद नहीं बताते कि उनका नाम क्या है, उनका नाम हमने 2 हिसाब से रखा है। एक रखा है ट्राइबल नोमेनक्लेचर और एक रखा है IUPAC नोमेनक्लेचर। अगेन, जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो ऑफिशियल नाम है, और जो ट्राइबल नोमेनक्लेचर है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमने बस ऐसे ही रख दिया है। जैसे एक एग्जांपल दें ट्राइबल नोमेनक्लेचर का, जैसे अगर गली के अंदर कुत्ता होता है, सॉरी कुत्ता हो सकता है कि आपके सेंटिमेंट्स को बुरा लगे, तो इसलिए एक गली में डॉग है काले कलर का, छोड़ो यार, काले कलर का कुत्ता है, वो जो कुत्ता है उसका नाम उसने तो अपने आप बताया नहीं, तो हमने देखा काले कलर का है, उसका नाम रख दिया काड़ू। कोई सफेद रंग का है, उसका नाम रख दिया भूरा, है ना। ऐसे हमने ट्राइबल नोमेनक्लेचर रख दिए। जैसे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले, तो जहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले वहीं से उनका नाम रख दिया। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा, यूरिया, यूरिया नाम किसने दिया, उसने खुद तो आगे बताया। यूरिन के अंदर यूरिया पाया जाता है, इसलिए उसका नाम हमने यूरिया रख दिया। दूसरा, वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट किसे कहते हैं भाई, वुड स्प्रिट कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। मिथाइल अल्कोहल कैसे नाम आया वो अलग चीज है, वो IUPAC के अंदर जानेंगे। मिथाइल अल्कोहल को हम कहते हैं वुड स्प्रिट। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कभी जानेंगे दोबारा से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट में जानेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पर हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है, इसलिए हमने उसका नाम वुड स्प्रिट रख दिया। एक और नाम है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड नाम कहां से है, अगेन ये भी ट्राइबल नोमेनक्लेचर है। आया कहां से, देखो फॉर्मिका नाम होता है रेड आंट का, जो लाल वाली चींटियां होती है ना जो बहुत तेज काटती हैं, उनका नाम होता है ग्रीक में फॉर्मिका। उनके अंदर जो एसिड पाया गया उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड, सिंपल। तो ट्राइबल नोमेनक्लेचर के पीछे कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक रूल नहीं है, ट्राइबल नोमेनक्लेचर सिंपल है, खत्म। कि जो जैसा दिखा, जो जहां से मिला, उसका नाम उसके बेसिस पे रख दिया हमने। लेकिन IUPAC के साथ ऐसा नहीं है। IUPAC का जो नाम रखा है वो प्रॉपर हमने रूल्स के हिसाब से रखा है। जब हम ये रूल्स बना रहे थे उस टाइम पे IUPAC नहीं थी। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोचेंगे IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC की फुल फॉर्म है। लेकिन सबसे पहले जब नाम रखे गए तो इसका नाम IUPAC नहीं था, इंटरनेशनल कांग्रेस। अब ये वो वाली कांग्रेस नहीं अपने वाली है ना, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट, है ना, मतलब दुनिया के जितने भी केमिस्ट थे सबके सब ने मिलकर के एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट। जेनेवा के अंदर
1892, अब जिनेवा कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है, जगह का नाम है। 1892 के अंदर यानी कि 1892 के अंदर उन्होंने कहा कि है ना सबके है ना रूल्स के हिसाब से नाम रखते हैं। फिर बाद में यही इंटरनेशनल कांग्रेस कन्वर्ट हो गई IUPAC के अंदर, और आज सारे रूल्स IUPAC बनाती है। जिसका भी नाम रखना होता है केमिस्ट्री के अंदर, किसी भी एलिमेंट का नाम रखना होता है, किसी भी कंपाउंड का नाम रखना होता है, सबके रूल्स IUPAC ने डिसाइड कर रखे हैं। उम्मीद है आपको IUPAC की थोड़ी सी कहानी समझ में आई होगी और ट्राइबल नोमेनक्लेचर की थोड़ी सी कहानी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर IUPAC कैसे डिफाइन करती है। देखो एक एक करके समझते हैं सारी चीजों को। IUPAC ने ना जब भी नाम रखा तो हमें बोला कि 3 चीजें समझ लो। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बोली समझने के लिए, वो बोली कि आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए, आपको रूट वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, और आपको सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो उन्होंने बोली कि आपको प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। सर प्रीफिक्स क्या होता है? मैंने कहा देखो, जब नाम रखा जाता है तो उसके अंदर IUPAC के अकॉर्डिंग 3 चीजें होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है रूट वर्ड जिसे हम मेन चेन भी कहते हैं, और एक होता है सफिक्स। तो एक एक करके समझते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होती है, मेन चेन क्या होती है, फिर सफिक्स क्या होता है। बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स आता है सबसे पहली चीज ब्रांच को लेकर के, मतलब जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सारी की सारी लिखी जाएंगी प्रीफिक्स में। सर ब्रांचेस क्या होती हैं? ब्रांचेस को जानने के लिए आइए थोड़ा सा पहले चलते हैं, रूट वर्ड के बारे में जानते हैं कि रूट वर्ड किसे कहते हैं। प्रीफिक्स इसके बाद देखते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांच आएगा। ब्रांच का मतलब पहले रूट वर्ड समझ में आए तभी हमें ब्रांच का मतलब समझ में आए। रूट वर्ड क्या होता है? देखो कोई भी कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, अच्छा यहां पे मैं सिर्फ कार्बन लिख रहा हूं, इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो खुद से ही अंडरस्टूड है कि इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये मान के चलना कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, बस मैंने रिप्रेजेंट नहीं करे। गुड। कार्बन ये कंपाउंड है। अब क्या नाम है क्या है अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तो बेसिक हम एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर आपको ना सबसे लंबे रास्ते पे चलना है। अब सबसे लंबा रास्ता कौन सा होगा? देखो ये वाला भी हो सकता है, अगर इस रास्ते पे चल रहे हो, और अच्छा रास्ता भी वो चुनना है जिसपे ट्रेन चल सकती हो। सर ट्रेन चल सकती है मतलब? ट्रेन चल सकती है मतलब का ट्रेन चल सकती है इसका मतलब होता है कि ना जिस रास्ते पे आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन चल सकती है। ऐसे ट्रेन कभी ऐसे नहीं होता ना कि चल रही है और ये 2 हिस्सों में बट गई, या तो पूरी की पूरी ट्रेन इधर आएगी या पूरी की पूरी ट्रेन उधर जाएगी, ऐसे 2 हिस्सों में बटती नहीं है। तो इसी हिसाब से चलना भी आपको। जैसे आपने कहा सर देखो ये हो गई मेन चेन, मैंने कहा ठीक है ये हो गई मेन चेन। एक और एग्जांपल ले लो, अब ये है ना, या फिर इसे ऐसे ले लो, इसे ऐसे ले लो भाई। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे, अब आपको देखो ट्रेन भी चलानी है और उस रास्ते पे चलानी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। अब मैंने कहा सर कहां से चला है? मैंने कहा हर एंड से ट्राई करके देख लो। हमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा देखो यहां से करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इधर से करें 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 हो गए। मैंने कहा रुक तो जाओ बेटा, और जगह से भी देख लो क्या पता ज्यादा हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, इधर से देखें 1 2 3 4 5 6, नहीं सबसे लंबी तो यही रास्ता है। अब देखो क्या ट्रेन ऐसे चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है भाई, है ना, कहीं भी ऐसे बट नहीं दिया बीच में। तो जिस रास्ते के ऊपर ट्रेन चल सकती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, उसी को बोला जाता है बेटा रूट वर्ड या फिर मेन चेन।
तो जिस कार्बन कंपाउंड का आपको नाम लिखना है उसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, और वो सीरीज देखनी है जिसके ऊपर ट्रेन चलाई जा सकती है। जो कार्बन, दोबारा सुन लो, जो कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा उन कार्बन्स को हम कहते हैं ब्रांच। जो कार्बन मेन चेन में नहीं आएगा, जैसे ये वाला कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया, ये वाले कार्बन हो गए, तो जो जो कार्बन मेन चेन में नहीं आया उन सबको कहते हैं हम ब्रांच। इतना भी क्लियर है? ठीक है सर। अब मैंने कहा देखो नाम तो लिखना है। अगर मेन चेन में एक ही कार्बन हुआ, मेन चेन के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है बेटा वो एक हुआ, तो आप इसे बोलते हो मेथ। अब ये मैं अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा भाई, IUPAC बता के गई है ऐसे नाम लिखने हैं। अगर आपको लगता है कि IUPAC ने यही नाम क्यों लिखे, कोई दूसरे नाम क्यों नहीं लिखे, राम मोहन सोहन ऐसे टाइप के क्यों नहीं लिखे, तो आप दो काम कर सकते हो। पहला, अपने मन से एक ख्याल निकाल सकते हो, और दूसरा एक चिट्ठी लिख सकते हो, है ना। एक NCERT को लिख देना, एक IUPAC को लिख देना कि मेरे को ये नाम पसंद नहीं है, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक ही पढ़ लो। जोक सपाट। अगर दो कार्बन होंगे तो इसको बोला जाता है एथ। अगर तीन कार्बन होंगे तो इसको बोला जाता है प्रोप। अगर चार कार्बन होंगे तो इसे बोला जाता है ब्यूट। अच्छा लिखा बट है लेकिन पढ़ा इसे ब्यूट जाता है। अगर 5 कार्बन होंगे तो इसे बोला जाएगा पेंट, पहनने वाली नहीं होती। 6 कार्बन होंगे तो इसे बोला जाएगा हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो इसे बोला जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो इसे बोला जाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन होंगे तो इसे बोला जाएगा नॉन। और अगर 10 कार्बन होंगे तो इसे बोला जाएगा डेक। 11 को बोला जाता है अनडेक, 12 को बोला जाता है डोडेक। लेकिन भैया भाई देखो 10 तक पढ़ो काफी है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो 20 का भी याद कर लो, है ना। आइकोडेकिन करके कुछ होता है उसका, तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 10 तक क्या करने हैं, याद करने हैं। आइकोसिन सॉरी, आइकोडेक नहीं होता, आइकोसिन होता है। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 10 तक याद करने की जरूरत है। तो अगर एक कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। सिंपल। रूट वर्ड इतनी सी है। अगेन रूट वर्ड को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रूट वर्ड को मैंने कहा था जिस कार्बन कंपाउंड का आपको नाम लिखना है उस कार्बन कंपाउंड का जो सबसे लंबा रास्ता होता है जिसके ऊपर ट्रेन चलाई जा सकती है उसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड में अगर एक कार्बन होगा तो आप बोलोगे मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, है ना। ये तो मैंने एक बार रिपीट कर भी दी। जो कार्बन रूट वर्ड में नहीं आएंगे उन कार्बन्स को हम कहते हैं ब्रांच। अब ब्रांच समझ में आ गया। अगर ब्रांच में एक कार्बन है तो क्या नाम रखा जाएगा? देखो एक कार्बन के लिए लिखा जाता मेथ, लास्ट में लगा दो वाइल, इसे बोला जाएगा मिथाइल। जब ब्रांच का नाम लिखोगे तो ब्रांच में एक कार्बन होगा तो एक कार्बन के लिए आएगा मिथाइल। 2 कार्बन के लिए लिखते थे तो आता था एथ, अब इसके लिए आएगा इथाइल। 3 कार्बन के लिए इसमें लिखते थे प्रोप, इसमें आ जाएगा प्रोपाइल। 4 कार्बन के लिए आता था ब्यूट, इसमें आ जाएगा ब्यूटाइल। शाबाश। 5 कार्बन के लिए आता था पेंट, इसमें आ जाएगा पेंटाइल। वैसे इससे ज्यादा का आता नहीं है, 5 कार्बन का भी मैक्सिमम बहुत ही कम होता है कि आपको आइसोपेंटाइल वगैरह में दिख जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ब्रांचेस आपको यही 1 2 3 ही दिखाई देंगे। दोबारा सुनो, रूट वर्ड एक कार्बन मेथ। अगर एक कार्बन ब्रांच में होगा तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मतलब लास्ट में YL लगा देना। जो रूट वर्ड का नाम है उसके लास्ट में YL लगा देना। ऐसा क्यों होता है तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। प्रीफिक्स के अंदर सर और कुछ भी लिखा जाता है? बिल्कुल। प्रीफिक्स के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप को भी प्रीफिक्स के अंदर ही लिखा जाता है। आपने कहा सर कोई एग्जांपल दो, मैंने कहा देखो जो सबसे पहला आता है फंक्शनल ग्रुप में लिखने के लिए उसका नाम है हेलोजन।
हेलोजन को क्या लिखा जाता है बेटा, प्रीफिक्स में ही लिखा जाता है। प्रीफिक्स में कैसे लिखा जाता है, देखो अगर फ्लोरीन है तो जब फ्लोरीन का नाम प्रीफिक्स में लिखेंगे तो इसे बोलेंगे फ्लोरो। क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो इसको बोलेंगे ब्रोमो। और अगर आयोडीन है तो इसको बोलेंगे आयोडो। ऐसे ही एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है NO2। इसको बोला जाता है बेटा नाइट्रो। ठीक है। ऐसे ही एक ग्रुप है आपका NO, इसे बोला जाता है नाइट्रोसो। ऐसी एक ग्रुप है N2। जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिखाई देगा तो उसे प्रीफिक्स में लगाना है और प्रीफिक्स में उसका नाम हो जाता है अजाइड। ये बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे, लेकिन ये आपको हो सकता है देखने को कभी कभी मिल जाए। हायर क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, अगर मैं और फंक्शनल ग्रुप की बात करूं जिन्हें हम प्रीफिक्स में लिख सकते हैं, ऐसे ही है एक OCH3। जब भी आपको OCH3 दिखे तो इसे फंक्शनल ग्रुप है ये, और इसे प्रीफिक्स में लगाना है। क्या बनेगा इसे, इसका नाम होगा मिथॉक्सी। देखो एक कार्बन है तो मिथ, और ऑक्सीजन लगाए तो मिथॉक्सी। ऐसे ही OC2H5, भाई देखो 2 कार्बन है तो एथ और इथॉक्सी, है ना। उम्मीद है आपको ये प्रीफिक्स तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स में जब भी कोई ब्रांच दिखेगी तो आपको ऐसे नाम यूज करने हैं। अब कैसे लगाने हैं सीधे में वो तो हम बात करेंगे, लेकिन प्रीफिक्स में लिखा किसको जाता है, ब्रांच को लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है। जब ब्रांच को लिखा जाता है तो उसमें एक कार्बन होगा तो मिथाइल 2 होंगे, तो इथाइल 3 होंगे, तो प्रोपाइल 4 होंगे, तो ब्यूटाइल, ऐसे लिखा जाता है। और अगर प्रीफिक्स में आपको फंक्शनल ग्रुप को लिखना हो तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं, क्या इतने से ही है, नहीं भाई और भी हैं फंक्शनल ग्रुप, और भी हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आते हैं, हेलोजन आता है। अगर फ्लोरीन, हेलोजन में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जब फ्लोरीन जुड़ा होगा तो प्रीफिक्स में जब फ्लोरीन का नाम लिखोगे तो फ्लोरो लिखना है, क्लोरीन का नाम लिखोगे क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में भी एक कैटेगरी और आती है जिनके अंदर मतलब कि आपको देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर मानने की बात है कि किसी कंपाउंड के पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसके लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो दोनों में से एक को ही तो मानोगे फंक्शनल ग्रुप, दोनों को थोड़ी मानोगे। तो उनमें से जो बड़ा होगा, अब बड़ा कौन होगा उसके बारे में थोड़ी सी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन जो बड़ा होगा उसे तो फंक्शनल ग्रुप मान लिया, जो छोटा होगा उसको आप प्रीफिक्स मानोगे। तो उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं करते, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो आपको याद है अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी थी, किसकी बात करी थी, कि अगर आपको IUPAC नेम करना है तो आपको 3 चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। पहली रूट वर्ड, पहली प्रीफिक्स, सेकंड रूट वर्ड, और थर्ड है बेटा आपका सफिक्स। थर्ड है सफिक्स। इन 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होती है, ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं सफिक्स की। जो सफिक्स होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं, प्राइमरी सफिक्स बताते हैं बेटा कार्बन और कार्बन आपस में किस प्रकार से जुड़ रखे हैं, मतलब लिंकिंग ऑफ कार्बन, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन के बारे में बताते हैं प्राइमरी सफिक्स। जैसे अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ रखे हैं तो सफिक्स लगेगा एन। कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रखे हैं तो सफिक्स लगेगा, 10th में इतना तो पढ़ा ही होगा, सफिक्स लगेगा बेटा इन। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो सफिक्स लगेगा आइन। ठीक है, ये था प्राइमरी सफिक्स के बारे में।
अब सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअल सफिक्स होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स एक्चुअल सफिक्स होते हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जब सफिक्स लिखेंगे तो लिखा जाएगा ओल। CHO एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको जब लास्ट में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा AL यानी कि अल। ऐसे ही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन के ग्रुप होंगे तो इसे कीटोन बोलते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम कीटोन है और इसे लिखा जाता है, देखो मैंने बोला ओन है लेकिन लिखा वन है, तो इसे ऐसे ही लिखा जाता है। एक ऐसे ही है COOH, इसको जब लास्ट में लिखते हैं तो लिखते हैं बेटा ओइक एसिड। और भी होते हैं जैसे हमारे फंक्शनल ग्रुप, कहाँ लिखे, ये रहा, छोटी सी जगह है, यहाँ लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए CO, C डबल बॉन्ड O Cl, यहां से किसी दूसरे कार्बन की चेन से जुड़ा होगा, उससे मतलब नहीं है। अगर ये ग्रुप कहीं पर दिखे तो इस ग्रुप का नाम होता है एसिड क्लोराइड, और यहां पर लिखते हैं एसाइल क्लोराइड, सॉरी एसाइल कह रहा हूं, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ऐसे और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो जब नोमेनक्लेचर हम कर रहे होंगे तो उस टाइम पे इसके बारे में हर एक फंक्शनल ग्रुप के हम नाम लिख करके देखेंगे। तो अभी हमने तीन चीजों के बारे में बात करनी थी, तीनों के बारे में हमने बात कर ली। सबसे पहली बात करनी थी प्रीफिक्स के बारे में, प्रीफिक्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात थी रूट वर्ड के बारे में, रूट वर्ड क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। और तीसरी चीज थी सफिक्स। सफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बताता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। और अगर सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। जैसे OH होगा तो ओल, CH होगा तो अल, है ना। ये रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, आप पीछे जा करके बैक करके देख सकते हैं। तो यहां तक उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। तो अब जब हमने तीनों चीजों के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1 है ना, रोल नंबर नहीं, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर कि आपको जो अपने नाम है वो किस ऑर्डर में लिखने हैं। तो अगेन भाई सबसे पहले लिखना है आपको प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको रूट वर्ड को जो आपकी मेन चेन है, और देन आपको लिखना है सफिक्स को। अच्छा, सफिक्स में भी पहले लिखना है आपको प्राइमरी सफिक्स को और उसके बाद लिखना है आपको सेकेंडरी सफिक्स को। ठीक है, तो ये रूल याद रखना, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है बता दिया, रूट वर्ड पता है, प्राइमरी सफिक्स ये भी पता है, सेकेंडरी सफिक्स ये भी पता है। अब तो नाम लिखने हैं बस। नहीं, सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, नाम भी बताएंगे। अब ये सब लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, जब भी नाम लिखो, रूल नंबर 2, जब भी नाम लिखो तो सबसे पहला काम है आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन पहचाननी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है ना, यानी कि वो आपकी रूट वर्ड बनेगी। एक सेकेंड, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पहचाननी है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी अभी तो बताया था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये जो दो एग्जांपल दिए थे है ना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको पहचाननी है। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचान लोगे, प्रीफिक्सेस को पहचान लोगे, उसके बाद आपको करनी है बेटा नंबरिंग। अब आपको ब्रांचेस को, फंक्शनल ग्रुप को, इन सबको क्या करने हैं, नंबर बांटने हैं। नंबर किस हिसाब से बांटने हैं, तो नंबर बांटने का हिसाब सिंपल सीधा सा है बेटा। नंबर बांटते हैं लोवेस्ट
सम रूल के अकॉर्डिंग। सर ये लोएस्ट सम रूल क्या होता है? लोएस्ट सम रूल होता है जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सबको मिला करके, उन सबके जो नंबर्स हैं जितने कार्बन पर वो आ रही हैं उन सबको सम करने पे जिस तरफ से सबसे कम नंबर मिलेगा वही आपका सही तरीका है नंबरिंग। नहीं आ रहा ना? अभी समझाते हैं, चलो भाई एक एग्जांपल से ही समझाते हैं आपको। एक सेकेंड, कार्बन कार्बन इधर नहीं, इधर लिखते हैं। कार्बन 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 और OH, इसे एक काम करो Cl और इसे बना लो कार्बन। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं नंबरिंग। नहीं, सबसे पहला काम था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहचानना। ये तो रूल है, ये तो नाम लिखने का तरीका। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहचानो। आपने कहा सर देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर से चलते हैं, 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4। जब एक बात बताओ बेटा, सीधे जाने पे भी 4 कार्बन आ रहे हैं, ऐसे जाने पे भी 4 कार्बन आ रहे हैं। जब आपको सीधा रास्ता है तो सेम डिस्टेंस है तो मुड़ तुड़ करके क्यों जाना? तो जब आपके पास स्ट्रेट चेन का ऑप्शन होता है तो आपको स्ट्रेट चेन को ही मेन चेन बनानी होती है। तो आपने ये मेन चेन बना ली। अब क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग करनी है। कैसे? देखो, अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां से तो मैं नंबर दूंगा 1 2 3 4। अब मेरे को देखना है, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4। अगर मैं कहूं कि ना लोएस्ट सम रूल क्या कहता है? लोएस्ट सम रूल कहता है जहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है, जहां पर भी ब्रांचेज है, उन सबका सम कर दो। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर देखो पहले नीचे वाला तरीका अपनाते हैं। इस तरीके को मानते हैं ए वाला मेथड और इसे मानते हैं बी वाला मेथड। तो अकॉर्डिंग टू ए मेथड, जो दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांच है ना, दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, तीसरे कार्बन के ऊपर ब्रांच है, और चौथे कार्बन के ऊपर देखो ना, फोर्थ कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है। दूसरे कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है और चौथे कार्बन पे है। सबको सम कर दिया, आंसर आया आपका 9। अगर ऊपर वाले तरीके से करोगे तो बी वाले मेथड से, पहले कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे कार्बन के ऊपर आपका ब्रांच है, और तीसरे कार्बन के ऊपर आपका फंक्शनल ग्रुप है। सम आया 6। तो दोनों में से सही कौन सा है? लोएस्ट सम किसका आया? इसका आया। तो ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग सही नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ये बात और क्लियर होती जाएगी कि नंबरिंग कैसे करनी है, लेकिन लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग यही होता है। कौन सा बता दो? सुनोगे? अभी अभी IUPAC ने मेरे को बोला है, चुपचाप बोला है, बताना मत, गरम गरम रूल है, मतलब हाल फिलहाल में आया है। कुछ टेक्स्ट बुक ने इसे मेंशन करा है, कुछ में अभी तक ये नहीं अपडेट हुआ है। एक और है लोएस्ट लोकेंट रूल, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, है ना? इतनी जल्दी ये समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए लोएस्ट सम रूल बता दें। लोएस्ट सम रूल आपको अभी के लिए ध्यान रखो, लेक्चर के अंदर ही आपको, शायद नेक्स्ट लेक्चर या इसी लेक्चर, लोएस्ट लोकेंट रूल भी आपको समझा दिया जाएगा, डोंट वरी। तो नंबरिंग करनी है लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। जब नंबरिंग कर लो तो आता है बेटा नामकरण। सबसे पहले लिखा जाएगा प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स कौन कौन है? ये प्रीफिक्स है क्या? नहीं सर, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, हमने सेकंड लेक्चर में देखा है OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को कहाँ लिखते हैं? सफिक्स में लिखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, प्राइमरी सफिक्स आपको कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में बताता है, रूट वर्ड आपको मेन चेन के बारे में बताती है, और प्रीफिक्स कौन बच गया? ये ब्रांच है और ये हेलोजन है। हेलोजन और ब्रांच दोनों ही क्या आते हैं बेटा? प्रीफिक्स में आते हैं।
ठीक है, तो देखो दूसरे कार्बन के ऊपर एक कार्बन है ना, ब्रांच में एक कार्बन है, तो इसे बोला जाता है मिथाइल। और तीसरे कार्बन के ऊपर है क्लोरो। दूसरे कार्बन पर है मिथाइल, तीसरे कार्बन पर है क्लोरो। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा सबसे पहले लिखूंगा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स तो मेरे पास दो दो है, 2 मिथाइल क्लोरो, 3 क्लोरो, सॉरी 2 मिथाइल और 3 क्लोरो। तो पहले मिथाइल लिखूं या क्लोरो लिखूं? तो बचपन में हमने एबीसीडी पढ़ी है, और अकॉर्डिंग टू एबीसीडी पहले सी आता है, बाद में एम आता है। पहले सी आता है, बाद में एम आता है। तो सबसे पहले लिखूंगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल। प्रीफिक्स का काम हो गया। ये प्रीफिक्स था, ये प्रीफिक्स था, इसका नाम लिख दिया, इसका नाम लिख दिया, दोनों के हो गए। अब प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंदर सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो लगता है इन। एंड अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जो कि ये रहा। तो पहले पोजीशन के ऊपर कौन है बेटा? ओल। OH की जगह पे लिखते हैं हम ओल। तो नाम है इसका 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ओल। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, नोट में जो आपका प्राइमरी सफिक्स का ई होता है, लास्ट का जो एंडिंग ई होता है, वो रिमूव हो जाता है इफ जो सेकेंडरी सफिक्स है वो वोवल से स्टार्ट हो। तो अगर वो वोवल से स्टार्ट होगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर इससे स्टार्ट होगा तो लास्ट का ई हट जाएगा। और 1 लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। तो फाइनली इसका नाम होगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट एनॉल, ब्यूटेनॉल। इसका नाम ये है फाइनल नाम। अब इसके अंदर अगर आप छोटी छोटी डिटेलिंग्स को देखोगे तो आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने जो पूरे नाम का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिख रहा है, इसके अलावा कोई भी लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाता। तो नाम का सबसे पहला लेटर कैपिटल होता है, इसके अलावा कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता। दूसरी बात, जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखोगे और अल्फाबेट्स को लिखोगे तो उनके बीच में हमेशा हाइफन लगता है। जब भी आप प्रीफिक्स, रूट वर्ड, मेन चेन, किसी को भी कुछ भी लिख रहे हो और 2 अल्फाबेट्स को लिख रहे हो तो उनके बीच में कोई गैप कुछ नहीं होता, आपको सिंपल राइटिंग हैंड में ही लिखना होता है। समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया। उम्मीद है ये नाम इस वाले मेथड से हमने कैसे रखा ये वाला समझ में आया होगा। अब आपको 2 कंपाउंड दिख रहे होंगे। एक नया रूल है, रूल नंबर 4 कह लो। जब आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड में लाने का ऑप्शन हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड यानी कि मेन चेन में लाने का ऑप्शन हो, तो आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? तो IUPAC बताती है कि जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी वो रास्ता आपके लिए सही है। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी वही रास्ता आपके लिए सही है। जैसे कि एक एग्जांपल है, देखो अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे, ऐसे करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, अब भी 7 आ रहे। अगर मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, हर तरीके से बेटा 7 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ऐसे हो गई है, सॉरी, हाँ अब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी सही है। अगर बेटा मैं
ये इसको मेन ब्रांच मान लेता हूं क्योंकि 7 कार्बन है बेटा, दोनों ही तरफ से 7-7 कार्बन बन रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि ये हो गई मेरी मेन चेन। तो अगर मैं इस मेन चेन के अंदर ब्रांचेस की बात करता हूं तो ब्रांचेस आएंगी, एक ब्रांच, ये मेन चेन है, ये एक ब्रांच हो गई और एक ब्रांच हो गई ये, तो टोटल मिलाकर के हो गई 2 ब्रांच। वहीं पर अगर मैं इसको मेन चेन ना मानूं और मैं इसको मेन चेन मान लूं, क्योंकि दोनों में ही 7-7 नंबर है कार्बन के मेन चेन में, तो दोनों में से मैं किसी को भी मान सकता था। तो मैंने देखा कि इसके अंदर भी 7 कार्बन है, इस रास्ते में भी 7 कार्बन है, लेकिन ये जो रास्ता था इसमें 2 ब्रांचेस बन रही थी। लेकिन अगर अब मैं ब्रांचेस काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 ब्रांचेस बन गए। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी वही आपकी मेन चेन बनेगी। लेकिन कब बनेगी? जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, चाहे आप ऐसे जाते, चाहे आप ऐसे जाते, चाहे आप ऐसे जाते, सब में 7-7 नंबर कार्बन के आ रहे थे। एक एग्जांपल सेम रूल के और है बेटा, देखो इसमें अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं, और यदि आप 1 2 3 4 5 6 7, चाहे आप ऐसे जाओ चाहे आप ऐसे जाओ, दोनों ही कंडीशन में 7-7 नंबर कार्बन के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे जाते हो तो ब्रांचेस देखो कौन आई, ये सारे कार्बन मेन चेन में, एक ब्रांच हो गई ये और एक ब्रांच हो गई ये, तो टोटल मिलाकर के 2 ब्रांच। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो एक ब्रांच हो गई ये और एक ब्रांच हो गई ये, 2 ब्रांचेस। लेकिन अगर आप ऐसे जाते हो, क्योंकि ट्रेन ऐसे चल सकती है ना, ये ट्रेन ऐसे चल सकते हैं, बढ़िया दौड़ेगी। अब देखो ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3, अब आ रही है 3 ब्रांचेस। तो 2 ब्रांच से अच्छी कौन होती है? 3 ब्रांचेस। तो ये वाला रूल भी आपको समझ में आ गया होगा कि मेन चेन को कैसे लिखा जाता है। अब इनका नाम लिख देते हैं, है ना। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग इस तरफ से करें या फिर इस तरफ से करें? किसी ने कहा सर लोएस्ट सम रूल, मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखो यहां से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जरा ब्रांच देखते हैं, है ना। अगर मैं देखता हूं ऊपर वाले तरीके से, है ना, ए इसे मान लिया ए मेथड, इसे मान लिया बी मेथड। ऊपर वाले तरीके से देखते हैं तो ए मेथड के अकॉर्डिंग तीसरे कार्बन के ऊपर ब्रांच है, जमा चौथे कार्बन के ऊपर ब्रांच है, इस वाले कार्बन के ऊपर ब्रांच है, पांचवें कार्बन पे ब्रांच है, छठे कार्बन पे ब्रांच है, पांचवें कार्बन पे ब्रांच है और छठे कार्बन पे ब्रांच है। लेकिन अगर मैं बी के अकॉर्डिंग बात करता हूं तो दूसरे पर ब्रांच है, तीसरे पर ब्रांच है, चौथे पर ब्रांच है और पांचवें पर ब्रांच है। दूसरे कार्बन के ऊपर ब्रांच, तीसरे कार्बन पे ब्रांच, चौथे कार्बन पे ब्रांच, पांचवें कार्बन पे ब्रांच। अब दोनों को सम करते हैं। ऊपर वाले का सम कितना रहा है? 6 5 11, 11 और नहीं, हाँ 6 5 11 और 4 15 और 3 18, और नीचे वाले से करें तो 5 4 9 3 12 और 2 14। लोएस्ट कौन सा है? 14। तो सही तरीका कौन सा है? बी वाला। बी वाला तरीका आपका सही रहेगा, ठीक है। इसे हमने लोएस्ट सम रूल से बेटा क्या पहचान लिया कि नंबरिंग कहां से करनी है। सबसे पहले प्रीफिक्स देखते हैं, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स और ये प्रीफिक्स, 4 प्रीफिक्स हैं। चलो ऐसी बहाने आपको एक नया रूल भी समझ में आ जाएगा। देखो दूसरे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तीसरे कार्बन के ऊपर भी मिथाइल ग्रुप है, चौथे कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप है। ओ सॉरी, देखो अब ब्रांच के अंदर 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन के लिए क्या था? प्रोप आता है, और ब्रांच है तो YL लगा दो, तो ये बन गया प्रोपाइल। चौथे कार्बन के ऊपर प्रोपाइल है और पांचवें कार्बन पे दोबारा से मिथाइल है। सबसे पहले M आता है या P आता है?
आपने कहा सर आता तो पी है, सर एम आता है। मैंने ठीक है। अब देखो आपको अच्छा लगेगा, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 मिथाइल, बार बार ऐसे मिथाइल लिखना अच्छा नहीं लगेगा। तो IUPAC भी समझा, उसने कहा अगर एक ही सब्स्टिट्यूट, एक ही ब्रांच बार बार आ रही है तो आपको बार बार उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सीधा सा एक काम करना है, ऐसे लिखना है 2,3,5, दूसरे पर, तीसरे पर और पांचवें पर ट्राई मिथाइल, और 4th कार्बन के ऊपर प्रोपाइल। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। हमने देखे कौन कौन से प्रीफिक्स थे। एक ही प्रीफिक्स बार बार यूज हो रहा था, 3 बार यूज हुआ तो हमने दूसरे पर, तीसरे पर और पांचवें पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, बार बार लिखने से बच गए। और चौथे पर लिख दिया प्रोपाइल। उसके बाद मेन चेन में 7 कार्बन थे, इसलिए मैंने रूट वर्ड के अंदर 7 कार्बन होने की वजह से यहाँ पे लिख दिया हेप्ट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए प्राइमरी सफिक्स के अंदर लिख दिया मैंने एन, और सेकेंडरी सफिक्स है ही नहीं, तो इसका ये नाम हो गया। अब आप में से कोई बच्चे ना ध्यान से सुन रहे हैं इस लेक्चर को, उन्होंने कहा सर एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। आपने कहा सर आपने ट्राई मिथाइल लिखा है, अब जो ट्राई का टी है उसे बाद में लिखना था, प्रोप का पी पहले आता। आपने एम पहले लिखा, समझ में आता है कि अगर आपको मिथाइल लिखना था मिथाइल पहले लिख सकते थे, लेकिन ट्राई लिख दिया ना आपने, तो टी से स्टार्ट हो रहा है ये तो, और अगर ये टी से स्टार्ट हो रहा है तो पी के बाद आता है टी। तो एक रूल और याद रखना है, रूल्स है इसके अंदर बहुत सारे। रूल ये है कि बाई, ट्राई, टेट्रा आपको कुछ भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नाम में एम था इसलिए इसे पहले लिख दिया। डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब इसके अंदर कंपेयर नहीं किया जाएगा। जब भी आपको कंपेयर करना होगा तो प्रोप करो, मिथाइल करो, इनको कंपेयर करोगे। यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। पहला लेटर कैपिटल लिखा है। उम्मीद है ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट रूल क्या कहता है? सेकंड लास्ट रूल, सेकंड लास्ट रूल के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना था। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब आपको इसका नाम लिखना है। आपने कहा ठीक है सर लिख देंगे। मैंने कहा नंबरिंग बताओ, है ना। मेन चेन तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, मतलब कि सबको ही दिख रही है। तो अब इसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है। किसी ने कहा सर मैं यहां से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई थोड़ा सा बड़ा बनना चाह रहा था, है ना, कूल बनना चाह रहा था, तो उसने कहा सर ये यहां से कर रहा है, मैं यहां से करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा सिंपल है, लोएस्ट सम रूल लगाओ। तो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ठीक है सर लोएस्ट सम रूल लगाते हैं। ए ने लगाया लोएस्ट सम रूल। देखो ए के अकॉर्डिंग चौथे और पांचवे पर ब्रांच आ रही है, तो ए ने कहा सर 4 + 5 9। बी ने कहा सर मैं भी लगाऊं, मैंने कहा लगा भाई। तो बी ने कहा सर देखो मेरा भी चौथा कार्बन है उस पर ब्रांच आ रही है, मैंने कहा हाँ। मेरा भी पांचवा कार्बन है उस पर ब्रांच आ रही है, मैंने कहा हाँ। दोनों का सम कितना हुआ बेटा? 9। अगर दोनों का सम 9 हुआ तो कौन सी नंबरिंग सही है? आपने कहा सर दोनों में से कोई सी भी कर लो, फिर क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं बेटा फर्क पड़ता है। आपने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो अगर मैं ए के अकॉर्डिंग चलता हूं तो चौथे कार्बन पर आता है इथाइल। आपने कहा सही है सर। और पांचवें कार्बन पर आता है मिथाइल। आपने कहा हाँ सर यही है। मैंने कहा अगर मैं बी के अकॉर्डिंग चलता हूं तो बी के चौथे कार्बन पर आता है मिथाइल और पांचवें कार्बन पर आता है इथाइल। यही तो है। सही लग रहा है। मैंने कहा अब जरा एक बात बताओ, पहले इथाइल लिखा जाएगा या मिथाइल? आपने कहा सर ई पहले आता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल पहले लिखा जाएगा। मैंने कहा ये ज्यादा सही है, 4 इथाइल
5 मिथाइल, ये नाम ज्यादा सही है, या फिर 5 इथाइल और 4 मिथाइल। अब कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर ये सही है ये खराब है, कुछ कहेंगे सर दोनों एक ही तो बात सी लग रही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा देखो, जब आपके पास ऑप्शन होता है, आईयूपीएससी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे शब्द नहीं है ये, मतलब बोल मैं ही रहा हूं, लेकिन बोला आईयूपीएससी नहीं है मेरे को, चुपचाप है ना। हाँ, तो चौथे कार्बन पर पहले 4 लिखा फिर 5 लिखा, अच्छा लग रहा है। पहले 5 लिखा फिर 4 लिखा, है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास इन दोनों में से ऑप्शन है तो आप इसे ही सही मानोगे, क्योंकि 4 पहले आता है 5 बाद में आता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी ए सही है, बी गलत है। ये कब लिया जाता है, जब दोनों तरफ से लोएस्ट सम रूल बराबर आए, उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है, जो पहले लिखा जाए उसको कम नंबर देना है, जो बाद में लिखा जाए उसको ज्यादा नंबर देना है। ठीक है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से आपको कितनी आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई है। आज के लेक्चर का लास्ट रूल, लास्ट रूल क्या कहता है, बड़ा सा नाम दिख रहा होगा, अभी तक तो हम बच्चे बच्चे वाले नाम खेल रहे थे, आज हम थोड़ा सा बड़ा नाम लेकर गए हैं। आज का मतलब अब हम बड़ा नाम लेकर गए हैं। आपको डर लग रहा होगा थोड़ा सा, अगर आप पहली बार नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हो तो, और अगर आप 6-7 बार पढ़ चुके हो ये तो आना चाहिए, नहीं आता इसलिए तो वीडियो देखे ऐसा पागल हो गया। हाँ खुद से बातें आओ देखते हैं। मैंने कहा देखो, मेन चेन तो सबको पता चल रही है, नहीं सर 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर मिल गई मेन चेन। मैंने कहा बढ़िया बनाओ भाई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर मैं ये वाली लेता तो 2-2 ब्रांचेज मिलती, बल्कि 3 मिलती, देखो एक ये और एक ये, 3 ब्रांच मिलती। लेकिन बेटा अगर आप ये लेते तो उसमें 8 कार्बन होते ना, और जो हमने लिया उसके अंदर 9 कार्बन है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। अगर दोनों तरफ से सेम नंबर ऑफ कार्बन आते तब मैं ब्रांच के ऊपर जाता कि किस में ब्रांच ज्यादा है। लेकिन अगर मेरे को पता है कि भाई सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन इसी में है, तो मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हमने ठीक है सर, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 5 नंबर है तो कहीं से भी कर दो क्या ही फर्क पड़ता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका दिमाग खराब, आपने कहा ठीक है सर, ये है हमारा प्रीफिक्स और ये है रूट वर्ड, और सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स है हमारा एन, सेकेंडरी सफिक्स है नहीं इसके अंदर। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने नाम लिखो। आपने कहा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटाइल, ऐसी गलती ना करना बेटा। आपको ये है ब्रांच, और जब आपको कुछ ऐसी सी ब्रांच दिखे इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है उसका नाम पहले लिखना होता है आपको, कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम पहले लिखना होता है। कैसे नाम लिखना होता है, सबसे पहले इसी को मेन चेन मान लो, अभी सिर्फ इसको मेन चेन मान लो, हम नाम लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच का। आपने कहा ठीक है सर, नाम है कुछ ऐसा, ये है ना, ये आगे जाकर के इससे जुड़ रखी है, इसे अभी हटा दो। मैंने कहा देखो इसका नाम होगा मेन चेन, होगी ये मेन चेन होगी है। आपने कहा ठीक है सर, 4 कार्बन की ट्रेन ऐसे चल सकती है। नंबरिंग होगी यहां से, क्योंकि देखो ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है, तो इसका नाम होगा 2 पर मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट में लगा देंगे एन क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है। 2 मिथाइल ब्यूटेन इस कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम है। अब देखना, जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कौन से कार्बन के ऊपर है, 5वें कार्बन के ऊपर है। तो अब लिखने जा रहे हैं हम इसका नाम,
5वें कार्बन है तो 5th कार्बन के ऊपर बेटा कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम ब्रैकेट में लिखना है, 2 मिथाइल ब्यूट। एन नहीं लिखना क्योंकि बेटा ये ब्रांच बन चुकी है, और अगर ये ब्रांच है तो एन नहीं लगता, क्या लगता है, YL लगता है। 5वें कार्बन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है जिसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम था, लेकिन एन नहीं आया क्योंकि ये मेन चेन नहीं है, ये एक्चुअल में तो ब्रांच ही थी, और जब भी ब्रांच होती है तो उसके लास्ट में लगता है YL, इसलिए मैंने ब्यूटेन हटा करके क्या लगा दिया, ब्यूटाइल लगा दिया। अब ये क्या नाम है, 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन के लिए होता है बेटा नॉन, सारे बॉन्ड सिंगल हैं इसलिए लगा दिया N। तो जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखना हो तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। आज हमने बहुत सारे नाम लिखने की कोशिश करी, नाम से ज्यादा हमने रूल्स के ऊपर फोकस करा, कुछ समझने की कोशिश करी कि प्रीफिक्स किसे कहा जाता है, मेन चेन किसे कहा जाता है, सफिक्स किसे कहा जाता है, सफिक्स कितने टाइप के होते हैं, कुछ रूल्स देखे। और यकीन मानो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो सिंपल जितने भी कंपाउंड है, इस टाइप के सिंपल जितने भी कंपाउंड है, सबके नाम आप धीरे धीरे लिखना सीख जाओगे। देखो बेटा, साइकिल चलाते हो तो जो आपको मास्टर होता है, जो सिखा रहा होता है आपको साइकिल, वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि सामने देखो, हैंडल सीधा रखना, पैडल की तरफ नहीं देखना, पैडल चलाते रहने हैं, कहीं पे मुड़ना हो तो स्लो हो जाना। लेकिन जब आप पहली बार साइकिल चलाने लगते हो तो आपको दिक्कत होती है, आप गिरते भी हो, आप हो सकता है कि क्या नाम है ज्यादा चोट भी लग जाती हो आपको, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये सब काम नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी साइकिल चला ही नहीं पाओगे। सेम तरीके से जब मैंने आपको ये रूल्स बता दिए, अभी तो हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा इजी लगा हो, कुछ को हो सकता है मॉडरेट, और कुछ को हो सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल लगा हो, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस खुद से करोगे, जितने भी मैंने एग्जांपल दिए इनकी प्रैक्टिस खुद से करोगे, डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल भी मिल जाएगी आपको। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो कि सर और क्वेश्चन कहाँ से होंगे, एनसीईआरटी में भर भर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अभी हमारा नोमेनक्लेचर का क्या रह रहा है, साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर रह रहा है, उससे पहले हमारा रह रहा है फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर रह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी है साइक्लिक, तो मेनली तो यही है। और इसके अलावा कॉमन नोमेनक्लेचर के ऊपर हमें थोड़ी सी और बात करनी है, तो ये नोमेनक्लेचर के अभी 3 टॉपिक रह रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा, उससे अगले लेक्चर में कॉमन नोमेनक्लेचर, मतलब हो सकता है इससे अगला लेक्चर फिर मतलब ये करवाने के बाद एक लेक्चर सिर्फ हमारे प्रैक्टिस लेक्चर हो जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो अगले 2-3 लेक्चर के अंदर हमारा नोमेनक्लेचर ही चलने वाला है। यहां तक देख लिया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।